हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान बोर्ड कक्षा 7 की पुस्तक हमारा पर्यावरण भाग 2 से वायु अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। ये पाठ नंबर 4 है और इसका नाम है वायु। और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अपने निश्चित अनुपात से बढ़ने पर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अगर निश्चित अनुपात से बढ़ती है तो भी हानिकारक है, और निश्चित अनुपात से अगर इसकी कमी होती है तो भी वह हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने निश्चित अनुपात से कम हो जाएगी तो पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाएगी, जिस पर मानव जीवन असंभव हो जाएगा। तथा अगर कार्बन डाइऑक्साइड अपने निश्चित अनुपात से बढ़ जाती है तो भूमि का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। वह भी पर्यावरण और मानव दोनों के लिए हानिकारक है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में भूमि का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ जमी हुई है, वह पिघलने लगती है और जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाता है। समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा तो तट के जो क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी, और तट के ऊपर जो शहर बसे हुए हैं उनके सामने अत्यधिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पौधे और पशुओं को भी बहुत अधिक नुकसान होता है, और इनमें कुछ जातियां जो है वो लुप्त भी हो सकती हैं। तथा अगर ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो जलवायु परिवर्तन भी देखने को मिलता है। वायुमंडल का संगठन। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, आर्गन 0.93% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात 0.03% है, तथा अन्य गैसें जो है वो 0.04% पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक, उसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, और प्रथम परत है क्षोभ मंडल। औसत ऊंचाई इसकी 13 किलोमीटर है। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। क्षोभ मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि घटित होती हैं। दूसरी परत है समताप मंडल। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल का विस्तार होता है, और समताप मंडल मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल एक आदर्श परत है, तथा समताप मंडल में उसमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें होती हैं, जिन्हें ओजोन परत रोक करके रखती है। मध्य मंडल। लगभग 80 किलोमीटर ऊंचाई तक मध्य मंडल का विस्तार है, और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में घर्षण के कारण नष्ट हो जाते हैं। आयन मंडल, बाह्य मंडल, इसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। विद्युत आवेशित कण इस मंडल में पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहा जाता है, इसीलिए इस परत को आयन मंडल कहा जाता है। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे इस परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। और दोस्तों, अपन ने पढ़ा कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, जबकि आयन मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे तापमान में वृद्धि शुरू हो जाएगी। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, और इसमें वायु जो है वो बहुत अधिक
विरल होती है, पतली परत होती है ये वायु की। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें इस परत में पाई जाती हैं। ये वायुमंडल की जो 5 परत हैं ये आप इमेज में देख रहे हो। एक क्षोभ मंडल, इसका विस्तार जो है वो 13 किलोमीटर ऊंचाई तक है। समताप मंडल, इसका विस्तार जो है वो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और तीसरी परत है वह है मध्य मंडल, इसका विस्तार 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। आयन मंडल, जिसमें विकिरण या आयन जो है वो पृथ्वी तक परावर्तित होते हैं, इसका जो विस्तार है वह 400 किलोमीटर ऊंचाई तक है। और ये अंतिम जो परत है सबसे ऊपरी वह है बहिर्मंडल। वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन या कुछ माह की स्थिति को मौसम कहा जाता है, जबकि दीर्घ काल में किसी स्थान पर औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो मौसम यानी मौसम का आकलन के लिए समय जो है वो कम लिया जाता है, यानी प्रत्येक घंटे का आकलन किया जाता है, दिन प्रतिदिन का भी आकलन किया जा सकता है, या कुछ माह के हिसाब से मौसम का अनुमान लगाया जाता है। जबकि जलवायु जो है ये दीर्घकालीन परिस्थितियां किसी क्षेत्र की ज्ञात की जाती हैं और उसके आधार पर उस क्षेत्र की जलवायु का पता लगाया जाता है। और ये दीर्घकाल में 25 से 30 वर्ष तक की अवधि को भी लिया जा सकता है। और इस लंबी अवधि में उस स्थान की वाष्प, वर्षा, तापमान, पवन आदि सबका आकलन करके और उस क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या सूर्य तप कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य तप सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य तप जो है या सूर्य की ऊर्जा जो है वो कम प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक बिंदु हो गया और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वह जल का क्वथनांक बिंदु हो गया। वायुदाब, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब जो है वो वायुदाब कहलाता है। समुद्र सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण ताप के द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और निम्न दाब का जो क्षेत्र है वो बादल युक्त आकाश और नम मौसम से जुड़ा हुआ होता है तथा कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है और इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु नमी प्राप्त करके उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण करती है और उच्च दाब क्षेत्र जो है जिसके कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है। पवन, वायु का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह पवन कहलाता है और पवन 3 प्रकार की होती हैं। 1 नंबर पर है स्थायी पवने, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। और ये पवने वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है, इसलिए इन्हें स्थायी पवने कहते हैं। मौसमी पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, इसीलिए इन्हें मौसमी पवने कहते हैं। और मौसमी पवनों का उदाहरण है भारत में मानसूनी पवने। स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल व समुद्री समीर तथा भारत के
उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर जो है वो दक्षिणी नहीं आएगा दोस्तों, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की गर्म व शुष्क स्थानीय पवन लू कहलाती है। वर्षा क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: सहमनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।